आईडी ब्लास्ट में घायल हुआ था हाथी। एक पैर की उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। घायल हाथी को दवाइयां दी जा रही है। लौकी तरबूज में डाल करके दवाई दी जा रही है। दर्द और सूजन कम करने की कोशिश भी लगातार जारी है। 3 मई को आईडी ब्लास्ट में हाथी घायल हुआ था, जिसका इलाज अब चल रहा है। तो घायल दंताल हाथी का इलाज शुरू कर दिया गया है। एक पैर की उंगली क्षतिग्रस्त हो गई थी। घायल हाथी को अब दवाई दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, फिलहाल हाथी की स्थिति कैसी है, क्योंकि दवाइयां चल रही हैं? देखिए, डॉक्टर जो पशु चिकित्सक उसका इलाज कर रहे हैं, उनके मुताबिक हाथी की स्थिति गंभीर है और 1 से 2 सप्ताह के बीच का ये घाव बताया जा रहा है, उसके पैर में जो जख्म है। और सारंडा इलाके में नक्सलियों द्वारा जो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आईडी प्लांट किए हुए थे जमीन के अंदर, इसके चपेट में अब तक कई हाथी आ गए हैं। पहले भी ऐसे मामले आए हैं जिसमें इलाज के दौरान हाथियों की मौत भी हो चुकी है। और इस हाथी का भी अभी 2-3 दिन पहले जब ग्रामीणों से सूचना मिला घायल होने के बारे में, कोलभोंगा क्षेत्र की ये घटना है। और कल से हाथी का इलाज वन विभाग के द्वारा पशु चिकित्सक के सहायता से किया जा रहा है। लेकिन हाथी को वैसा जगह में लाने का प्रयास किया जा रहा है कि जहां उसका पैर का समुचित अच्छा इलाज हो सके, जिससे वो जल्दी रिलीफ हो सके। ठीक है। लेकिन अभी उसकी स्थिति के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया नहीं जा सका, आगे वो कितना सर्वाइव कर पाएगा कि या नहीं। और इस तरह के मामलों में इलाज के लिए कई बार वनतारा की टीम को भी बुलाया गया है। हालांकि इस बार अभी तक वनतारा की टीम को नहीं बुलाया गया है और स्थानीय स्तर पर पशु चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। ठीक है रुपेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चलिए खबर अब खूंटी से आपको बताते हैं, जहां के रनिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि जंगली हाथियों ने लोगों के घरों को तोड़ करके उसको नुकसान पहुंचाया है, जिससे कि स्थानीय निवासियों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही है। हाथियों ने 2 मकानों को तोड़ करके घर में रखे अनाज को भी सफा चट कर गए। पीड़ित परिवार ने वन विभाग के कर्मियों को मामले की जानकारी दी है और मुआवजे की मांग की है। तो खूंटी से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। चलिए खबर अब आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां सदर अस्पताल में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और एक पीड़ित परिवार के सामाजिक बहिष्कार की जानकारी पर अदालत ने चाईबासा के DC, SP और सिविल सर्जन को वर्चुअली तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवारों का सामाजिक बहिष्कार किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए और साथ ही प्रभावित बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। परिवारों को घर आसपास संविदा पर नौकरी उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया। हाईकोर्ट ने डालसा को भी सहायता का निर्देश दिया है। इसी बीच देखिए, गिरिडीह से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां CP साइटिंग में हिंसक झड़प हुई है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बताएं, चोर और कर्मियों के बीच ये भिड़ंत हुई है। पथराव और तोड़फोड़ की वहां पे की गई। एक व्यक्ति को घटना पर चाकू भी लगा है। चाकू लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना के बारे में जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। CCL एरिया की साइडिंग में झड़प हुई है। ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। CP साइडिंग में हिंसक झड़प हुई है। चोर और कर्मियों के बीच ये भिड़ंत हुई, पथराव और तोड़फोड़ की गई। एक व्यक्ति की घटना में चाकू लगी है उसे, और चाकू लगने से व्यक्ति की उसी वक्त दर्दनाक मौत हो जाती है। माइंस के पास में यहाँ मारपीट की घटना हुई है। उसमें CCL के कुछ कर्मी और यहाँ बगल गांव के जो टोकरी से कोयला वोला चोरी करते हैं, उनके बीच में मारपीट की घटना हुई है। उसमें चाकू भी लगा है किसी को। अभी ये भी पता चल रहा है कि एक आदमी की उसमें मृत्यु हुई है। हम लोग उसको जांच कर रहे हैं सभी बिंदुओं पर कि कैसे घटना घटित हुई है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, और सभी पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए देवघर से आपको खबर बताते हैं, जहां के जसीडीह थाना क्षेत्र के गिदनी गांव में काली पूजा के दौरान खूनी संघर्ष हो गया। जानकारी के मुताबिक 2 पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसने हिंसक रूप ले लिया और इसी दौरान कुछ लोगों ने विकास मेहता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में विकास के सिर पर गंभीर चोट लगी है और घटना के बाद घायल को लोगों ने जो वहां पे लोग थे, लोगों की मदद से घायल को देवघर के सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही जसीडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई है।
तो आपको देवघर से खबर बता रहे हैं, सदर अस्पताल में घायल का इलाज जारी है। पहले से दुश्मनी वो क्या चीज का निकाला, एक बार बोला कि ऐसे ही बीच में कि तुमको बम मार देंगे, तुम बहुत जादू मत था, अच्छा बम मार देंगे। उसके बाद फिर से एक दिन बोला कि तुमको जहाँ उठा के ले जाएंगे कि तुमको कहीं मिल ना पाएगा, मोटरी में बांध के लाएगा, कारू मत था। आज वो पूजा करने गया, वहाँ पे प्रसाद उरसाद बांट रहा था, कोई बात हुआ होगा, कोई वातावरण, हम लोग औरत लोग वहाँ नहीं थे, अपना अपना घर में थे, कोई वातावरण हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, वो पीछे से आया, पहले उसका बेटा लाठी से मार के गिरा दिया, पैर में कटा हुआ पैर उसका है, डैमेज है। बताया शाम को बेटा आया गो, उसका नाम रवि था, वो आके कलर पकड़ लिया हमको, कारू आके ऊपर से वो कता से मार दिया माथा पर, उसका माए हमको पैर पर मारा है 2 डंडा। रंजीत का बेटा है वो आके हमको पेट में मार दिया है। पहले से कोई तरह का धमकी उमकी दिया था क्या? धमकी नहीं, पहले 2 बार झगड़ा हुआ है। अच्छा, क्या चीज को लेकर झगड़ा हुआ, गाँव से झगड़ा हुआ था। खबर अब आपको गुमला से बताते हैं, जहां के सदर थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। महिला ने घर में आई कारपेंटर पर आरोप लगाया है। पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बंगाल का रहने वाला है और काम करने के सिलसिले में घर आता जाता था और इसी दौरान पहले महिला को ब्लैकमेल करना शुरू किया और फिर मानसिक दबाव बना करके अपने झांसे में ले लिया। महिला का यह भी कहना है कि आरोपी ने इसका फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म भी किया और फिर ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, झारखंड में आयुष्मान घोटाले में फर्जीवाड़ा को लेकर के भानु प्रताप शाही ने इरफान अंसारी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष्मान के नाम पर गरीबों से करोड़ों की राशि हड़पी जा रही है और घोटाले में मंत्री की भूमिका की जांच होनी चाहिए। क्या कुछ और कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। जो आयुष्मान में घोटाले हो रहे हैं, वह घोटाले 100% इरफान अंसारी के संरक्षण में, उनके लोगों के द्वारा और उनके पोषित लोगों के द्वारा यह किया जा रहा है। और एक मोटा पैसा आयुष्मान भारत का, प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का यह योजना, गरीब का इलाज मुफ्त में हो, वह पैसा को खा जाना कितना बड़ा पाप है, यह आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इस पाप का घड़ा भरेगा, फूटेगा और इरफान अंसारी का रास्ता वही होगा जहां की आलमगीर आलम साहब का। देखिए, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का असर अब दिखने को मिल रहा है। हजारीबाग के होटल और रेस्टोरेंट में भी इसका असर दिख रहा है। एक साथ 993 रुपए बढ़ने से आपको बता दें कि 193 रुपए सिलेंडर का लागत बढ़ा और अचानक से कीमतों में भी बढ़ोतरी जिसकी देखी जा रही है, जिसकी वजह से होटल में खाने के रेट अचानक से बढ़ गए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। इससे सीधे तौर पर इसका असर व्यवसाय पर देखने को मिल रहा है। बात कर ले हम होटल या फिर रेस्टोरेंट की बात कर ले, तो जहां पहले ग्राहकों की खचाखच भीड़ देखने को मिलती थी, अब वहीं आपको नजर आ रहा होगा कि कई होटल और जो रेस्टोरेंट है वो खाली पड़े हैं, या फिर हम कह ले कि जो ग्राहकों की संख्या है उसमें अचानक कमी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय दुकानदार है, कुछ ग्राहक है, हम इनसे जानेंगे। चाचा, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो जैसे कस्टमर का कमी हो गया है दाम बढ़ने से, समझे, और दुकानदार लोग का मुनाफा कम हो गया है, समझे, उन लोग कम प्रॉफिट में ही बेच दे रहे हैं सामान। अभी तो हम फिलहाल 3 ही स्टाफ रखते थे और अभी जिस तरीके का हम लोग का दुकानदारी चल रहा है, जिस तरीके का फुटफॉल है, अभी हम लोग एक ही स्टाफ में भी हम लोग काम कर रहे हैं और देखा जाए तो अगर ऐसा रहा तो उसको भी हटाने का ही नौबत आ सकता है। देखिए, जामताड़ा में डीसी ने आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया है और निरीक्षण में कई खामियां भी सामने आई है। छात्राओं को निर्धारित मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि स्टोर रूम में रखी खाने पीने की चीजों में एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है। स्कूल के अनियमितताओं को देखते हुए उपायुक्त ने कड़ी निगरानी की है और इस पर नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है। स्कूल के स्टाफ को फटकार लगाई है और हेड मास्टर से स्पष्टीकरण भी मांगा है।
चलिए खबर अब आपको धनबाद से बताते हैं, जहां लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। शहर में नया मेडिकल कॉलेज बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। सदर अस्पताल परिसर में जमीन चिन्हित करने का काम जारी है और इस परियोजना के लिए करीब 5 एकड़ भूमि की जरूरत बताई गई है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से यह मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। डीसी और एसएसपी के नेतृत्व में अधिकारियों ने अस्पताल का निरीक्षण किया और पुराने भवन हटाकर नए भवन की तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्पताल का जमीन आप जानते हैं बहुत टाइम से चिन्हित ही नहीं हो रखा था, वो भी आज हम लोग देखने जाएंगे। सदर अस्पताल का जमीन का चिन्हितीकरण अंचल ऑफिस से हो गया है, अब उसमें बाउंड्री भी चल रहा है। जैसे ही बाउंड्री कंप्लीट होगा इसका अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी चिट्ठी आ गया है। लगभग 400 करोड़ की योजना पीपीपी मोड में सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में बनेगा, जो अपने आप में धनबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये पूरा मामला ही अटका हुआ था जमीन और बाउंड्री को लेकर। उसके लिए जितनी भूमि की आवश्यकता है उसे चिन्हित कर पहले सबसे पहले उसे प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है सिविल सर्जन के द्वारा। लगभग 4.5 से 5 एकड़ का जमीन की जरूरत है उसमें। तो ये परिसर में है या फिर उसके लिए दूसरी जगह चयनित करना है? अगर वो कम पड़ेगा तो और इसका स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन ये सब इस पर विमर्श करेंगे। चलिए खबर अब आपको पलामू से बताते हैं, जहां नगर भवन में प्रमंडलीय मुखिया सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इसका उद्घाटन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया है। इस मौके पर विधायक रामचंद्र सिंह सहित कई अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पंचायत स्तर पर सरकारी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले मुखियाओं को सम्मानित भी किया गया है। चलिए खबर अब आपको चतरा से बताते हैं, जहां पुलिस ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक ट्रैक्टर और 24 पीस लकड़ी जब्त किए हैं। एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। आपको बता दें कि रहरेदिया चौक के पास ब्लू रंग के ACE ट्रैक्टर को रोका गया, जिसमें अवैध लकड़ी लदी हुई थी। पुलिस को देखते ही चालक वाहन को खेत में ही छोड़कर के वहां से फरार हो जाता है। मौके से ट्रैक्टर और लकड़ी जब्त कर ली गई है। इस मामले में ट्रैक्टर मालिक की ओर से अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोग अवैध बोटा लेकर के जा रहे थे, जो 24 बोटा बरामद कर जब्त किया गया प्रतापपुर थाना द्वारा। इसमें ड्राइवर फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इतिहास अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। लकड़ी अभी चूंकि फरार है व्यक्ति, तो उसमें पूछताछ जब गिरफ्तारी होगी तब पता चलेगा इसमें। चलिए खबर अब आपको चाईबासा से बताते हैं। चाईबासा के झिकपानी में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कोदापी से बेटिया तक बन रही 3 किलोमीटर की सड़क में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री का आरोप लगाते हुए काम रुकवा दिया। जिला परिषद सदस्य ने जांच के बाद विभाग को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर गुणवत्ता नहीं सुधरी और मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिली तो निर्माण कार्य पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। बन रहा है? अच्छा नहीं बन रहा है। अच्छा नहीं बन बहुत रहा है। खराब स्थिति बन रहा है। उसको कैसे बोल सकते हैं अच्छा नहीं बन रहा है? ये जो अभी देख रहे हैं पूरा अभी से उकर रहा है, ताकि जिस उद्देश्य से सड़क का निर्माण हो रहा है उसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोग उठाए, ये हम लोग का मांग है। और अगर नहीं कर पाता है, और अभी जेई साहब से मेरा बात हुआ पटेल जी से कि उनका कहना है कि कल हम आकर के सुधार करा देंगे, तो अगर इस पर नहीं सुधार करता है तो गांव के लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको हम लोग उच्च स्तरीय की जांच करवाएंगे। और इसी बीच देखिए बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है। पटना से आपको ये बड़ी खबर बताया, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर के हलचल अब तेज हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंचे। बीजेपी के नेताओं के साथ अब बैठक करेंगे। कैबिनेट विस्तार पर चर्चा संभव है। संजय झा पहुंचे हैं 7 सर्कुलर रोड। नीतीश कुमार से हो रही है मुलाकात। निशांत को लेकर के भी
चर्चा हो सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है। विजय चौधरी भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होना है गांधी मैदान में, उसके पहले बैठकों का दौर जारी है और बड़े मंत्री, बड़े नेता इस वक्त बैठकों का दौर कर रहे हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के अब सियासी हलचल तेज है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चा की जा रही है कि निशांत कुमार को अब क्या जिम्मेदारी दी जाए। क्या निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्या उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आपको बता दें कि संजय झा पटना पहुंचे हैं। 7 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार से मुलाकात हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, निशांत कुमार को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है कि निशांत कुमार को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है निशांत कुमार को लेकर के? आनंद, देखिए ये चर्चा अचानक से तेज हुई है कि निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। जाहिर तौर पे अभी जेडीयू के जो थिंक टैंक माने जाते हैं, संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, वो अंदर पहुंच चुके हैं शासन करोड़ में, जहां पे नीतीश कुमार का आवास है। विजय चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और दोनों नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है। और अब से कुछ ही मिनट में ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको पता होगा कि पिछली बार भी जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए थे और उस वक्त भी ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ललन सिंह भी पहुंच चुके हैं 7 सर्कुलर रोड और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यानी कि जेडीयू के जो भी बड़े नेता है, जो थिंक टैंक के तमाम लोग यहाँ पर इस बैठक में शामिल होने पहुंच गए और जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में भी है कि नीतीश कुमार के साथ आज इन बड़े नेताओं की जो बैठक होगी और बैठक में ये साफ हो जाएगा कि जेडीयू कोटा से कौन कौन मंत्री बनेगा और साथ ही निशांत कुमार को लेकर क्या कुछ फैसला होता है। क्योंकि पिछले बार भी निशांत कुमार जब नहीं तैयार हो रहे थे तो अंतिम समय में उन्हें मनाया गया। बिल्कुल आनंद, क्योंकि पिछली बार भी चर्चा तेज थी कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, उन्हें राजनीति में उसी तरीके से एंट्री उनकी कराई जाएगी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उस वक्त मना कर दिया था। अब क्या लग रहा है, क्या मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया जा सकता है? क्योंकि संजय झा जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है निशांत कुमार को लेकर के, क्या उनकी आगे की भूमिका लग रही है आपको, हो सकती है? देखिए इसीलिए मैं आपको बताया कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जेडीयू के जो तमाम बड़े नेता हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका जेडीयू किसी भी फैसले को लेकर होती है, उनका अभी 7 सर्कुलर रोड में जाना, नीतीश कुमार से मुलाकात करने का, उनकी मुलाकात निशांत कुमार से भी होगी और जो चर्चा है कि निशांत कुमार भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उस पर तस्वीर साफ हो जाएगी। बस कुछ ही मिनट बचे हैं। जब इस तस्वीर साफ का हमारी भी कोशिश रहेगी कि जब भी कोई जानकारी हो तो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप जेडीयू की तरफ से क्या होगा, इसकी तस्वीर आनंद, इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, किस तरीके का फॉर्मूला सेट किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, एक बार आप सवाल फिर से दोहराएंगे? बिल्कुल आनंद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, किस तरीके का फॉर्मूला सेट किया गया है? क्या इस बार भी जातियों को प्राथमिकता दी जाएगी या विकास के तौर पर इस बार कुछ नया समीकरण बनेगा? देखिए मैंने आपको बताया कि बेहद दिलचस्प है। नीतीश कुमार 2025 में जब फिर से नई सरकार बनी थी और उसमें जब मंत्रिमंडल, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए थे, अधिकांश लोग रिपीट कर रहे हैं। अधिकांश क्या मतलब 8 जो मंत्री बने थे वो तमाम लोग रिपीट कर रहे हैं। इसके अलावा उन लोगों को जगह देने की चर्चा सबसे ज्यादा है जो इसके पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले। उसमें 2 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जो चेहरे बदल सकते हैं इस बार। जैसा कि आनंद आप बता भी रहे हैं, चेहरे बदल सकते हैं, कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हालांकि जेडीयू की तरफ से हमेशा रहा है, पुराने चेहरों को ज्यादा मौका देती है, ज्यादा तवज्जो देती है। लेकिन निशांत कुमार की एक बार फिर से बात करते हैं। निशांत कुमार ने कहा था कि वो अभी जनता के बीच जाएंगे, अभी राजनीति में और खुद को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और तब वो कोई जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि संजय झा नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, निशांत को लेकर के आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्या लगता है निशांत का अगला कदम अब क्या होगा? क्या वो राजनीति में आएंगे?
देखिए मैंने आपको कहा कि बिल्कुल मैंने आपको कहा कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। चूंकि कुछ देर पहले जब यात्रा के पहले उन्होंने कहा था कि मैं पूरे बिहार में घूमूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, और उन्होंने पश्चिम चंपारण से अपनी यात्रा की भी शुरुआत की। 2 दिनों की यात्रा समाप्त करके पहुंचे हैं और फिर अगला चरण उनका यात्रा का 8 तारीख को संभवतः हो सकता है। जाहिर तौर पे निशांत कुमार ने जो बातें कही हैं वो अपने बात से इतना जल्दी वापस लेंगे अपनी बातों को और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, थोड़ा संशय बना हुआ है। लेकिन जेडीयू के जो बड़े नेता हैं उनकी कोशिश है और उनकी इच्छा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो और सरकार के साथ काम करें और लोगों के बीच में भी जाए और संगठन का भी काम देखें। जाहिर तौर पे ये थोड़ा जल्दबाजी हो गई इस वजह से भी कि चूंकि बिहार में 2 डिप्टी सीएम ऑलरेडी बन चुके हैं। मंत्री बनकर सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट में शामिल होंगे। बिल्कुल आनंद, एक सवाल और है कि क्या निशांत कुमार को अगर कोई जिम्मेदारी इन फ्यूचर दी जाती है, भविष्य में कोई इनको जिम्मेदारी मिलती है, तो कौन सा विभाग उन्हें मिल सकता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिल सकती है? देखिए बिल्कुल निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और जेडीयू में सक्रिय होने के बाद निशांत कुमार जेडीयू के प्रमुख चेहरे के तौर पे उभर चुके हैं। जाहिर तौर पे मंत्रिमंडल में जब भी शामिल होंगे उनके पास अच्छा विभाग भी रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जाहिर तौर पे 2 वरिष्ठ जो जेडीयू के नेता हैं विजेंद्र चौधरी और विजय चौधरी और विजेंद्र यादव, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण लीडर माने जाते हैं। दोनों बिहार में डिप्टी सीएम है। जाहिर तौर पे निशांत कुमार के बारे में जो चर्चा है कि निशांत कुमार को एक अच्छा मंत्रालय मिलेगा और निशांत कुमार अपने 2 वरिष्ठ सहयोगियों के साथ बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चूंकि अभी राजनीति में भी नए हैं, मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल होंगे और सरकार चलाने का उनका पुराना अनुभव भी नहीं है, तो जाहिर तौर पे वरिष्ठों के साथ उस सीखने का उन्हें पूरा मौका होगा। इसलिए अचानक से भारी भरकम विभाग दिया जाए, ऐसा विभाग जो संभालना बिल्कुल आनंद क्योंकि निशांत बार बार ये कह रहे थे कि वो मंत्रिमंडल में अभी शामिल नहीं होंगे, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, वो राजनीति में अभी नहीं आएंगे। पहले वो खुद यात्रा करना चाहते हैं, पहले बिहार को जानना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर, उसके बाद वो एंट्री करेंगे पॉलिटिक्स में। लेकिन अब क्योंकि चर्चाएं तेज चल रही है, तो क्या ये समझा जाए कि निशांत कुमार अब पूरी तरीके से तैयार है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी उनके यात्रा को कवर करने गया था। निशांत कुमार पूरी तरीके से एक्टिव हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया था बेतिया में और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिताजी ने जो विकास कार्य किया है, मैं उन्हें देखने आया हूँ, मैं लोगों के बीच में मिलने आया हूँ। और सबसे बड़ी बात है जो जिला अध्यक्ष होते हैं, जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। जाहिर तौर पे उन्हें कई तरह के फीडबैक मिले। तो निशांत कुमार अभी राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मंत्रिमंडल में इतनी जल्दी शामिल होंगे, थोड़ा संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं फिर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीयू के जो थिंक टैंक है, जो जिनकी भूमिका जेडीयू में बहुत महत्वपूर्ण है, वो तमाम बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं और जेडीयू के कई नेताओं की इच्छा है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हो। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक बार कहा था कि निशांत कुमार भी उनके साथ काम करें, उनकी भी इच्छा है। तो जाहिर तौर पे निशांत कुमार को तय करना है कि निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन इतना तो तय है। बिल्कुल आनंद, और यही देखना होगा कि निशांत कुमार की आगे की राजनीति क्या होती है। क्या इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं या इस बार भी वो मना कर देते हैं, जैसे पहले उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए मना किया। ये देखने वाली बात होगी। हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आनंद, आप भी नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे।